Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Shikha Sambarkar and today our topic is systems or schools of psychology. Yes, systems or schools means संप्रदाय कह सकते हैं हम. संप्रदाय of psychology means मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हम आज बात करेंगे. So let's start the topic. So first, the word is psychology means मनोविज्ञान. Psychology is the scientific study of the mind and behavior according to the American Psychological Association. जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है इट्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. मतलब कि आपका व्यवहार और आपका जो दिमाग है उसका जो अध्ययन है, उसका जो साइंटिफिक अध्ययन है उसको साइकोलॉजी कह रहे हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग. Psychology is a multifaceted discipline and includes many subfields of study such areas as human development, sports, health, clinical, social behavior and cognitive processes. साइकोलॉजी जो है एक मल्टीफेसेटेड मतलब कि बहुत सारे फील्ड्स में उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसका स्टडी जो है बहुत सारे इसमें हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ में, क्लिनिकल, सोशल बिहेवियर एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब ये संज्ञान से रिलेटेड है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं. Cognitive structure, cognitive functioning, it is my previous video, you can watch that video and I have included the complete meaning of this word cognitive there. So please watch that that video, that is Piaget's cognitive structure and functioning. So here psychology owes its origin to philosophy. ये ऐसा माना जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो उसका ओरिजिन जो है फिलॉसफी से है. फिलॉसफी मतलब कि दर्शन शास्त्र हम कह सकते हैं, जिसमें कि हाइपोथेसिस रहती है, ज़्यादा परिकल्पनाएं इस तरह का. However, as time elapsed, psychologists attempted to discard the approaches and methods based on speculation and provided a scientific base to the subject for the study of behavior. तो जैसे ये फिलॉसफी से रिलेटेड इसको माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये रिलेट हो गया स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब साइकोलॉजी को ये माना गया कि इट्स स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब कि व्यवहार के अध्ययन से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है. तो जो पुराने मेथड्स थे, अप्रोचेस थे, जिसमें सिर्फ हाइपोथेसिस थी या स्पेकुलेशन कह सकते हैं, तो उसको अवॉइड किया गया, डिस्कार्ड किया गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा. And then these efforts gave birth to a number of schools or systems of psychology such as structuralism, functionalism, behaviorism, gestaltism, etc. तो उसके बाद में जो है ये अलग अलग तरह के स्कूल्स या सिस्टम्स कह सकते हैं या हम संप्रदाय कह सकते हैं मनोविज्ञान के, जो मतलब जिनका एग्जिस्टेंस हुआ, जो अस्तित्व में आए, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है, संरचनावाद कह सकते हैं, फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद, बिहेवियरिज्म हुआ, गेस्टाल्टिज्म में वोल का अध्ययन किया जाता है. तो ये सारी चीजें तब सामने आई. So we will discuss all these systems or schools of psychology one by one here. So here systems or schools of psychology, you can see here all the points. First is structuralism, second is functionalism, behaviorism, gestalt psychology, school of psychoanalysis, humanist psychology, transpersonal psychology, cognitive psychology. We will discuss one by one. So first we will start with structuralism. Structuralism means संरचनावाद. विलियम वुंट यहाँ पर एक स्ट्रक्चरलिस्ट कह सकते हैं हम, मतलब कि विलियम वुंट 1832-1920 इनका टाइम पीरियड जो था 1832 से 1920 था विलियम वुंट का. ही वॉज ए जर्मन प्रोफेसर.
German professor was mainly responsible for the evolution of this school of psychology. मतलब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है उसका जो विकास है उसके लिए मुख्य रूप से जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो थे हमारे जर्मन प्रोफेसर विलियम वुंट 1832 to 1920. He opened the world's first psychological laboratory in Leipzig in 1879 with the sole purpose of the systematic study of the mind. ये ही वो पर्सन है जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एक प्रयोगशाला मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लिप्जिंग में ओपन की थी 1879 में और उसका सोल पर्पस मतलब कि मुख्य उसका उद्देश्य क्या था द सिस्टमेटिक स्टडी मतलब कि स्टडी ऑफ द माइंड मतलब आपके दिमाग का जो है एक क्रमबद्ध तरीके से सुचारू मतलब सही तरीके से अध्ययन किया जा सके जैसे बाकी लैब्स होती है आपने देखा होगा वैसे यहाँ पर भी साइकोलॉजी के लिए मतलब कि स्टडी ऑफ द माइंड के लिए एक लैब ओपन की थी विलियम वुंट ने. He focused his experiments on conscious experience involving one's thoughts, feelings, sensations, perceptions and ideas. तो इनका जो फोकस था जिनके जो एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए उसका फोकस किस चीज पे था ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस. ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस मतलब कि जो हम अपनी सचेत अवस्था में अनुभव करते हैं जिसमें हम हमारे थॉट्स फीलिंग सेंसेशन परसेप्शंस आइडियाज ये सारी चीजें आती है तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस था. Wundt and his students conducted experiments in the laboratory by using the art of introspection or self-observation. जो वुंट थे और उनके स्टूडेंट्स थे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन का यूज किया था. सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब कि हम खुद का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मतलब खुद की फीलिंग्स का खुद के थॉट्स का इस तरह से वो लोग वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी में कंडक्ट करते थे स्ट्रक्चरलिज्म में. The Leipzig laboratory produced most of the leading psychologists. One of its well-known product was Edward Bradford Titchener, 1867 to 1927, a British by birth who became professor of psychology at Cornell University. जो लिप्जिंग लेबोरेटरी थी वहाँ पर बहुत सारे लीडिंग साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने काम किया और उसमें से एक वेल नोन थे एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर और ये बाय बर्थ ये ब्रिटिशर थे और ये बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर बने. अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी मे बी रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस. उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियसनेस और द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं कि मतलब साइंस ऑफ कॉन्शियस मतलब चेतना का विज्ञान हम कह सकते हैं या फिर स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस मतलब हमारे अनुभवों का जो अध्ययन है उसी को वो साइकोलॉजी मानते थे. Titchener concluded that the structure of the human mind was made up of more than 30,000 separate sensations, feelings and images and nothing else. टिचनर का ये मानना था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड है मतलब मानव का जो दिमाग है वो किन चीजों से बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 30,000 सेपरेट मतलब 30,000 से भी ज्यादा सेपरेट फीलिंग सेंसेशन इमेजेस हमारे दिमाग में है और उससे ये बना हुआ है. ये हमारे टिचनर का कहना था. स्ट्रक्चरलिज्म के बाद जो सेकंड सिस्टम और स्कूल या संप्रदाय हम कह सकते हैं साइकोलॉजी का दैट इज फंक्शनलिज्म या प्रकारवाद. सो विलियम जेम्स हमने स्ट्रक्चरलिज्म में देखा कि विलियम वुंट थे यहाँ पर विलियम जेम्स का नाम आ रहा है. William James 1842 to 1910 the father of psychology in USA is regarded as one of the pioneers of the functional school of psychology. ये यूएसए में थे. इनको विलियम जेम्स का जो टाइम पीरियड था 1842 टू 1910 था और इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा सा कहा था. स्ट्रक्चरलिज्म डज नॉट रिवील एनीथिंग अबाउट व्हाट द माइंड रियली डज और हाउ इट गोज अबाउट डूइंग इट. उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म में ये नहीं बताया गया कि माइंड कैसे काम करता है हमारा दिमाग कैसे काम करता है
Knowing the composition of structure of the mind is not as important as understanding its activities or functions. इनका ये मानना था विलियम जेम्स का कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मतलब कि दिमाग के स्ट्रक्चर को जानना, संरचना को जानना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसकी एक्टिविटी या फंक्शंस को. According to James, habits are nothing but functions of the nervous system. उनके अकॉर्डिंग जो हैबिट्स थी, हैबिट्स आर नथिंग बट फंक्शंस, ये सिर्फ क्या थी, फंक्शंस थी हमारे नर्वस सिस्टम का. ही कंसिडर्ड द माइंड टू बी अ रिसेंट डेवलपमेंट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, द फंक्शन ऑफ विच वाज टू एड मैन्स एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट. उनका ये उनका मानना था कि जो हमारा दिमाग है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें ये हमारे हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, कोई भी इंसान कैसे एडजस्ट कर रहा है, ये उसमें शो किया था इनके फंक्शनलिज्म में. फंक्शनलिज्म मतलब कि पूरी तरह से एक्टिविटीज या फंक्शंस पर डिपेंड था, वो स्ट्रक्चर पे उतना ध्यान नहीं दे रहे थे. During the subsequent years in the 19th and 20th centuries, ideas propagated by William James were consolidated on a more scientific footing by functionalists like John Dewey, John Rowland, Angel, J.M. Cattell, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक एंड आर.एस. वुडवर्थ. मतलब कि विलियम जेम्स के अलावा भी कुछ फंक्शनलिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया था. जैसे उसमें मेन जो थे ई.एल. थॉर्नडाइक का नाम हमने सुना है, ई.एल. थॉर्नडाइक थे, जॉन डीवी थे, जेम्स रोलैंड थे, वुडवर्थ थे. इन्होंने भी फंक्शनलिज्म में काफी काम किया है. आफ्टर द फंक्शनलिज्म देयर इज थर्ड सिस्टम और संप्रदाय हम कह सकते हैं. दिस इज बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म मतलब कि व्यवहारवाद हम कह सकते हैं. इसमें जो बिहेवियरिस्ट थे मेन जो है वो है जॉन बी वॉटसन 1878 to 1950. According to him, consciousness cannot be proved by any scientific test, for consciousness cannot be seen, touched or exhibited in a test tube. इनका ये मानना था कि consciousness जो है cannot be proved by any scientific test. मतलब कि consciousness मतलब कि जो चेतना है हमारी उसको हम किसी टेस्ट के द्वारा या किसी टेस्ट ट्यूब में उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं, ना तो हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं. तो इस तरह से हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, ये इनका मानना था जॉन बी वॉटसन का. इवन इफ इट एग्जिस्ट इट कैन नॉट बी स्टडीड साइंटिफिकली. अगर वो एग्जिस्ट भी करती है हमारी कॉन्शियसनेस तो भी हम उसको साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज एडमिटेडली इट इज सब्जेक्टेड ओनली टू प्राइवेट इंस्पेक्शन. मतलब कि हम ये इसको हम सिर्फ कॉन्शियसनेस है तो हम सिर्फ उसको प्राइवेट इंस्पेक्शन के द्वारा ही वो मतलब खुद से हम उसको फील कर पा रहे हैं, बस इतना ही इनका मानना था. Therefore, if we intend to make psychology a science of behavior, we should concentrate only on the observable and measurable behavior. इनका ये मानना था कि हम सिर्फ कंसंट्रेट कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल बिहेवियर पर. मतलब हम बिहेवियर को जो भी हमारा ऑब्जर्वेबल या मेजरेबल बिहेवियर उसी पर हम हमारा कंसंट्रेशन कर सकते हैं, करना चाहिए. और इनके अकॉर्डिंग जो था साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ बिहेवियर. The theory of behaviorism as propagated by Watson was in fact based on the findings of the Russian psychologist Ivan Pavlov 1849 to 1936, the propagator of the theory of classical conditioning. इन्होंने ये जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी है ये एक पुराने साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पॉवलोव. इनकी थ्योरी से अपने इनकी थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश की थी. जो इवान पॉवलोव थे उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो थी वो एनिमल्स पर थी, उन्होंने किसी एनिमल पे काम किया था. लेकिन यहाँ पर जो जे.बी. वॉटसन है ये ह्यूमन बिहेवियर पे उस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करना चाहते थे कंडीशनिंग की, और उन्होंने अप्लाई भी किया था. इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था 11th मंथ ओल्ड बेबी के साथ. 11 महीने के बच्चे को जिसका नाम एल्बर्ट था उसके साथ उन्होंने ये प्रयोग किया था बिहेवियरिज्म में, कंडीशनिंग वाला. नाउ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल, मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं हम.
Here the most prominent members of this school were Max Verdimer 1880 to 1943, Kurt Kofka 1886 to 1941, Wolfgang Kohler 1887 to 1967 and Kurt Lewin 1890 to 1947. ये इसमें prominent members थे या gestaltist psychologist थे हम कह सकते हैं. An individual perceives the situation as a whole, and after seeing and evaluating the different relationships in relation to the available environment, takes the proper decision in an intelligent way, although quite often he does so impulsively. यहाँ पर जो गेस्टाल्टिस्ट है ये उनका मानना था कि जब भी कोई व्यक्ति इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को देखता है तो वो पूर्ण रूप में होल उसको देखता है. तो जैसे अगर हम यहाँ पर आगे वो कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यूज द टर्म इनसाइट टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड समराइज द बिहेवियरल प्रोसेस एज कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. तो किस तरह से ये इसमें प्रोसेस होती है उसके कुछ पॉइंट्स स्टेप्स दिए हैं. फर्स्ट इज परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन एज ए होल. मतलब कि जो भी सिचुएशन मतलब कि कोई पर्सन हो सकता है, सामने कोई भी चीज हो सकती है, जब भी हम उसको देखते हैं तो हमारे माइंड में एक परसेप्शन होता है उसको एक वोल के रूप में. जैसे हम किसी ट्री को देख रहे हैं, जैसे हम बाहर गए हमने सामने अचानक से कोई ट्री देखा तो हमारे माइंड में क्या चीज है, क्या विचार आते हैं, क्या परसेप्शन होता है, या इट इज अ ट्री, ऐसा हमारे दिमाग में आता है. Then second point, seeing and judging the relationships between various factors involved in the situation. Various factors involved in the situation मतलब वो ट्री, तो उसके वेरियस फैक्टर मतलब उसके जो भी कंपोनेंट कंटेंट्स कह सकते हैं, उसके लीव्स है, रूट्स है, फ्रूट्स है, और फिर कलर है, उनका कलर भी है, लीव्स ग्रीन है. ये सब चीजें हमारा दिमाग देख रहा है. सीइंग एंड जजिंग द रिलेशनशिप, वो जज कर रहा है, देख रहा है. देन थर्ड पॉइंट इज टेकिंग एन इमीडिएट डिसीजन, बिहेविंग अकॉर्डिंगली. जैसे ही उसने दिमाग में सोच लिया ये सब चीजें हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना रिजल्ट सामने शो करता है. जो भी कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है वो हमारे मुंह से निकल के सामने आता है, सामने कुछ आता है या हम सोच रहे होते हैं उसको कंप्लीटली. So these 3 are steps. We can see this as one example is here. Yes, tree example. When one looks at a tree, जैसे हम किसी को ट्री को देख रहे हैं, what one sees is a tree. जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया अभी कि जैसे हम किसी ट्री को देख रहे हैं तो तुरंत ही दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, हम वो मतलब कंप्लीटली उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, दिस इज अ ट्री. हम सबसे पहले ये थोड़ी सोचने लग जाते हैं कि हाँ वो फ्रूट है, लीव्स है, मतलब कि उसके वोल में जाकर के सोच रहा है. ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में है. अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोच सकते हैं, बट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर कोई सामने चीज है तो पर्सन या कोई भी व्यक्ति है उसको एज अ वोल देखता है. तो यहाँ पर अगर सामने कोई ट्री है तो वो पहले उसके दिमाग में क्या विचार आएगा, क्या परसेप्शन होगा, दैट दिस इज अ ट्री. Even though a tree consists of color, brightness and a form, but when perceived by the mind, all these components become a pattern or a gestalt. So this is gestalt psychology. Now school of psychoanalysis. Psychoanalysis मतलब कि मनोविश्लेषण कह सकते हैं हम. मनोविश्लेषण यहाँ पर जो मेन साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रायड. Psychoanalysis as a system or school of psychology was the brainchild of Sigmund Freud, 1856 to 1939, a Viennese physician. जो सिगमंड फ्रायड है उनका जो ब्रेन चाइल्ड है वो स्कूल ऑफ साइकोएनालिसिस है, ऐसा कहा जाता है. एंड इसका जो डेवलपमेंट है स्कूल ऑफ साइकोएनालिसिस पर जो वर्क किया है सिगमंड फ्रायड ने किया है, दैट्स व्हाई इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सिगमंड फ्रायड. Freud, the father of this movement, presented a new dimension in the field of psychology, the influence of psychoanalysis in terms of the totality of human behavior, including the conscious, subconscious and unconscious behavior. यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अब तक हमने देखा कि जितने भी सिस्टम और स्कूल्स थे, जितने भी संप्रदाय के बारे में हमने देखा अभी सारे, वो सब क्या थे, कॉन्शियस माइंड पे फोकस कर रहे थे, मतलब सचेत अवस्था में जो कुछ भी हमारा दिमाग कर रहा है वो.
बट यहाँ पर जो साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्राइड का जो एनालिसिस है वो जो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 चीजें उन्होंने इंक्लूड की है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब सचेत अवस्था में आपका दिमाग जो भी सोच रहा है और काम कर रहा है। सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन अवस्था कह सकते हैं, मतलब पूरी तरह से सचेत नहीं है। देन अनकॉन्शियस में वो अचेतन अवस्था, मतलब पूरी तरह से वो होश में ही नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं, या वो कोमा में चला गया है या वो सोया हुआ है, ऐसे अवचेतन अवस्था कह सकते हैं। मतलब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये 3 टाइप उन्होंने बताया है, और इन तीनों अवस्थाओं में हमारा दिमाग के अकॉर्डिंग जो भी बिहेवियर होता है उसका अध्ययन जो है स्कूल ऑफ साइको एनालिसिस में किया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड की है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी, मतलब हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है, द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन, कैथारसिस इन द फॉर्म ऑफ रिवीलिंग द अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी हो रहा है उसको रिवील करने के लिए, द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एंड गिविंग सेक्स इट्स राइटफुल प्लेस। इतनी सारी चीजें इन्होंने इसमें इंक्लूड की है जिसके बारे में पहले किसी ने भी बात नहीं की है। तो एक कंप्लीटनेस उन्होंने इसमें प्रोवाइड की है। नाउ ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी को हम कह सकते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान कह सकते हैं। अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, रोलो मे, आर्थर कॉम्स, Gordon Allport and other eminent workers have contributed in the field of humanist psychology. इसमें जो मेन ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी में नाम है वो है मैस्लो का, रोजर का। तो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी गिव्स मोर वैल्यू टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी जैसे उसका नाम ही है ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी, तो उसमें ह्यूमन बीइंग को बहुत इंपॉर्टेंट दी जा रही है। बाय नॉट कंसिडरिंग हिम ओनली एज ए सोफिस्टिकेटेड मशीन। अब यहाँ पर इसको सिर्फ एक मशीन की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह मान करके प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसको जो है एक ह्यूमन बीइंग माना जा रहा है। It considers him as a purposeful being capable of adapting himself to his environment and choosing his own course of action in order to achieve the goals which he has selected for himself. यहाँ पर ये माना जा रहा है कि वो किसी मशीन की तरह काम नहीं कर रहा है जो आप लोग इतना उस पर प्रयोग कर रहे हैं। उसका यहाँ पर ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी में ये देखा गया है। यहाँ के जो साइकोलॉजिस्ट है इस फील्ड में उन्होंने बताया कि ये एक पर्पसफुल बीइंग है। पर्पसफुल बीइंग है मतलब कि एनवायरनमेंट के साथ में ये एडजस्ट कर रहा है, और जो भी कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि जो भी टारगेट ये फिक्स कर रहा है, जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहता है वो उसको अचीव भी कर रहा है। इट कंसीडर्स हिम एज ए पर्पसफुल बीइंग कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट एंड चूजिंग हिज ओन कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। मतलब कि वो खुद जो करना चाहता है वो कर सकता है। ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी में ये बताया गया है। Now, transpersonal psychology. The thinkers who have set the stage for transpersonal studies are William James, Carl Jung, Roberto and Abraham Maslow. ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिन्होंने ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में काम किया है। Here it deals with what we think and how we feel in our altered states of awareness. यहाँ पर ये कहा गया है कि ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि हमारी जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसकी ऑल्टर्ड स्टेट, मतलब जैसे जैसे अवस्थाएं चेंज होती जाती है तो उस टाइम पर हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे उनके साथ में डील कर रहे हैं, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर हम चेंजेस के साथ साथ हमारा माइंड कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो उस चीज को इस ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। दिस स्टेट्स मे बी reached during states of severe stress and distress, or in moments of great excitement and happiness. यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टेट्स ऑफ ऑल्टर्ड स्टेट्स जो है, जो हमारे लाइफ में, किसी की भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हैप्पीनेस होता है, एक्साइटमेंट होता है, स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस होता है, मतलब कि इन सारे मोमेंट्स, ये सारे कोई भी मोमेंट हो सकता है, तो वो किसी भी मोमेंट में कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो कैसे फील करता है, कैसे सोचता है और कैसे डील करता है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में बताई गई है। नाउ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, मतलब कॉग्निटिव मतलब संज्ञान से रिलेटेड है।
संज्ञानात्मक cognitive development. One of my previous video that is related to cognitive development, growth and development. You can watch that video. Here cognitive psychology means संज्ञानात्मक संज्ञान मतलब कि हमारा दिमाग का जो भी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, कैसे वो काम कर रहा है, वो उसका यहाँ पर दिया गया है. Here cognitive psychology presents the system's viewpoint to explain the behavioral mechanism. In this system, whatever is conveyed through stimuli in the environment is the input. The cognitive functioning of the human mind is the process and the result of the cognitive functioning is the output or the product. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टिमुली. स्टिमुली मतलब कि हम कह सकते हैं एक प्रकार की प्रेरणा या उत्तेजना भी कह सकते हैं. तो ये कह रहे हैं कि अगर हम सपोज हम किसी पर्सन को देखते हैं, अगर वो हमारा फ्रेंड है तो ठीक है, हमारे हमारे दिमाग में क्या सिग्नल जाएगा, कोई अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी भावना आएगी, अच्छी प्रेरणा, हमारा जो दिमाग है अच्छी तरह से उत्तेजित होगा. तो ये क्या है, एक प्रकार से हमको उस पर्टिकुलर पर्सन से हमारे दिमाग में एक सिग्नल गया, स्टिमुली, वो पॉजिटिव वाला, अगर वो हमारा फ्रेंड है. द कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड इज द प्रोसेस. अब वो हमारे दिमाग में जो स्टिमुली मतलब कि हमारा उत्तेजना या प्रेरणा जो मिली है, उससे हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है. ठीक है, इनपुट हो गया, अब उसमें प्रोसेस कर रहा है. एंड द रिजल्ट ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शनिंग, अब जो हमको रिजल्ट मिल रहा है मतलब कि हम बहुत खुश हो रहे हैं. सामने वाले पर्सन को हमने देखा, देखने के बाद में हमारे दिमाग में एक सिग्नल गया, सिग्नल होने के बाद में हमारे फेस में कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, नेचुरली होता है. अगर सामने वाला पर्सन हमारा फ्रेंड है तो हमारे दिमाग में अच्छे सिग्नल्स जाएंगे, अच्छे एक्सप्रेशंस मतलब अच्छा इनपुट गया हमारे दिमाग में, और वहाँ पे हमारे दिमाग में प्रोसेस हुई, प्रोसेस होने के बाद हमारे फेस पे स्माइल आ रही है. तो ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया. लेकिन अगर हम वहीं किसी ऐसे पर्सन को देख ले जो हमको पसंद ही नहीं है, तो उसको देखकर हमारे दिमाग में कैसी उत्तेजना, कैसी फीलिंग, कैसी प्रेरणा होगी, कैसी प्रेरणा मिलेगी, कैसा स्टिमुली होगा कि हमारा दिमाग में जो है नेगेटिव या फिर खराब किस्म की उत्तेजना होगी, जिससे क्या होगा कि हमारे दिमाग उसी तरह से प्रोसेस होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे फेस पे क्या एक्सप्रेशन आएंगे, क्रोध आएगा या हम उसको अवॉइड कर देंगे, जो भी आएगा मतलब वो कुछ नेगेटिविटी लिए हुए होगा. तो वो जो चीज़ें सामने आ रही है वो क्या है, आउटपुट है, और जो चीज़ें हमको बाहर एनवायरनमेंट से मिल रही है वो क्या है, इनपुट है. और जो कुछ दिमाग में हो रहा है वो हमारा प्रोसेस हो रहा है, और जो दिमाग में हो रहा है उसी को हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं. जो हमारे इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में काम हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है. एडवर्ड टॉलमैन एंड जीन पियाजे वर द एमिनेंट कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट. इसमें एडवर्ड टॉलमैन और जीन पियाजे जो है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. और पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है. इस तरह से हमने देखा कि ये सारे स्कूल या सिस्टम्स या संप्रदाय ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट हमने देखा स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड इज फंक्शनलिज्म, थर्ड हमने बिहेवियरिज्म देखा, देन हमने गेस्टाल्टिज्म